तो चला गया था बीच में ये तो कहावत क्या होनी चाहिए सही कि जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा, जो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो प्रण लेके गया कि मैं दोबारा आऊंगा भारत पे हमला करने के लिए, अपने राजा का बदला लेने के लिए। जब मृत्यु हो गई तो वो अपने तैयार करने लगा सिस्टम को, तो ये सब होने लगा। अब क्या हुआ, जब सिकंदर को हार गया और खबर आ गई भारत में कि मर गया वो, तो चंद्रगुप्त मौर्य फेमस हो गए भारत में। तो एकदम संगठन जुड़ा एकदम तेजी से। यार धनानंद इतना बड़ा राजा, उसने रक्षा नहीं करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने रक्षा कर ली, नए संगठन है और सब कुछ है, फिर भी तो लोग जुड़े एकदम। और एक दिन ऐसा आया कि संगठन चंद्रगुप्त मौर्य का उसके धनानंद के बराबर हो गया। तब विष्णुगुप्त मौर्य ने दिमाग लगाया अब सही समय है, इस पर हमला किया जाए। तब हमला किया धनानंद पे, और उस युद्ध में धनानंद को मार दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, ये सब बात है, ये सब करने में मैंने जितनी आसानी से कह दिया ना 5 मिनट के अंदर, इतना समय लगा नहीं। 12 साल की उम्र से गुफाओं में छुप छुप के, पहाड़ों में छुप छुप के संगठन का निर्माण कर रहे थे। जैसे ही धनानंद को पता चलता था कि ये संगठन का निर्माण कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त मौर्य, तो अपनी सेना भेज देते थे वो। अच्छा, विष्णुगुप्त इतने तेज थे कि उन्होंने भी अपने गुप्तचर फैला रखे थे आसपास, जैसे गुफा जहाँ रहते थे ना वो लोग, तो आसपास अपने सिपाही फैला रखे थे कि कोई हलचल मालूम पड़े तुरंत सूचना करना। तो वो बता देते थे ऐसे ऐसे सैनिक आ रहे हैं धनानंद के, तो उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं था। आज तो भारत का संविधान है, अगर कोई हमें मारता है तो 302 का मुकदमा लगता है, तब तो संविधान नहीं था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संगठन का निर्माण किया था। तो हम अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो भारत के संविधान में जो रिजर्वेशन दिया है, हमें अधिकार दिया है, और हमें जो शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, तो कि हम उसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमसे छिन जाए, हमारा जो संविधान खत्म हो जाए, उसी समय का इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग? हमें लगता है ऐसा, क्योंकि 27% रिजर्वेशन ले नहीं पाए हम ना, तो नौकरियों में। और रिजर्वेशन क्या है ये भी समझ लो, थोड़ा यहाँ बताना पड़ेगा आपको। 27% रिजर्वेशन मिला आपको सरकारी नौकरियों में, ठेकेदारी जो मिलती है सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, खाद बीज लेने जाते हो उसमें भी छूट मिलनी चाहिए 27%, पेट्रोल डीजल लेने जाते हो आप जरूरत पड़ती है तो उसमें भी 27% छूट मिलती है, पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए, संविधान ये कहता है। लेकिन क्या मिलती है क्या? तो इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है ना। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे गलत हाथों में हमने सत्ता सौंप रखी जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे किसी रूप में सौंप रखी हो। अब मेरे सारे समझ लेना आप लोग, चाहे वो रहे हो चाहे वो रहे हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम आ जाते हैं अपनी यहीं इतिहास पर। तो फिर क्या हुआ, धनानंद को हार कर, ये जो आपने सुना है नाम पटना, मगध कहलाता था, ये प्राचीन नाम है भारत का, और भारत की राजधानी था ये मगध, समझ रहे हो। वहाँ के राजगद्दी पर ये बैठे थे। 12 साल की उम्र से संगठन का निर्माण चालू किया, और 26 साल की उम्र हो गई थी उनकी, तब जाके राजगद्दी पे बैठ पाए थे। क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है? हम लोग थोड़ा अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं है। संगठन में काम तो बाद की बात है, क्योंकि हम लोग इस काम को बेकार का काम समझते हैं, संगठन के काम को। इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और मेहनत खूब कर रहे हैं हम, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं हम लोग? खूब किसानी कर रहे हैं, खूब दुकानें अपनी चला रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं? महंगाई के हिसाब से क्या हम कर पा रहे हैं चीज़ें? और आपके ही मत से वो लोग देख लो कहाँ, आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, जो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स ना देता हो और बराबर ना देता हो। उदाहरण, पेट्रोल भराने जाते हैं आप लोग, तो कोई बता दे मुझे, जैसे साग के समाज बैठा है उसको भी 94 रुपये का मिलता है, कोई SC का जाएगा उसे भी 94, कोई जनरल का जाएगा उसे भी 94, बराबर टैक्स दे रहे हो ना भैया इनडायरेक्ट, समझ रहे हो। चाहे आप गरीब कितने भी हो तो पेट्रोल तो उतने का मिलेगा। या ये कहोगे भैया हम गरीब हैं हमें तो ये 50 रुपये का दे देगा वो पेट्रोल पंप वाला। बात समझ में आ रही है? आप दवा लेने जा रहे हो उसी रेट मिलेगी आपको भी, समझ में आ रही है? यानी कि आप बराबर टैक्स दे रहे हो इनडायरेक्ट। जो 140 जो हमारी संख्या है भारत की 142 करोड़ है करीब, तो जो सालाना इकट्ठा होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स 27 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, जो हम दूसरे को देते हैं वोट दे के, अपना मत देते हैं, उनको शासक बना देते हैं, उनको गद्दी पर बैठा देते हैं। तो क्या लगता है वो तुम्हें दे देगा अधिकार? वो अपना पेट भरेगा पहले, वही हो रहा है। और हमारी स्थिति क्या हो रही है देश आजाद होने के बाद? दिन पे दिन परिवार तो बढ़ रहा है हमारे, इनकम नहीं बढ़ रही है, इसलिए गरीबी आ रही है। आज स्थिति ये है हमारे समाज की, जो किसी समय अखंड भारत का निर्माता रहा, कि आज स्थिति ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हम लोग। बताओ गलत कह रहा हूँ तो? अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में हम लोग? बताओ भैया। तो कब जागेंगे हम लोग? हमें लग रहा है वही समय का इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ छिन जाए पहले तब बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच में विष्णुगुप्त मौर्य के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो भी बुद्धि से तेज हैं। और जब आप लोगों के बीच में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, तो बाबू जी कहते हैं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य बनो, संगठन का निर्माण करो, महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाओ। तो वो ही आए हैं आप लोगों के बीच में। वो तो आएंगे नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य दोबारा पैदा होंगे क्या भैया? हम लोगों को ही चलना पड़ेगा उनके पद चिन्हों पर, समझ रहे हैं बात को? उनकी विचारों पे चलना पड़ेगा, तब बदलाव हो सकता है। फिर
जब 26 साल की उम्र में शासक बने वो मगध के, जिसको पटना बोला जाता है, जो भारत की राजधानी, फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा ये बात है, जो सिकंदर का जो सेनापति गया था ना सेल्यूकस निकेटर, वो प्रण लेके गया था मैं भारत पे हमला करूंगा। अब इतिहास समझना यहाँ पे, तो उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा है कि धनानंद राजा है, तो उसने हमला किया, उसने अपना प्रण